हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7 केमिस्ट्री का रिवीजन। और आज जिस चैप्टर की हम बात करने वाले हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि एक एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। क्विकली इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैटर की बात करते हैं। मतलब हम ना जब भी केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं ना, सबसे पहले हमें रिकॉल करना होता है कि मैटर क्या है। तो मैटर क्या है? मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। दिस इज व्हाट मैटर इज। ठीक है, सो मैटर एंड इट्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स, राइट। तो मैटर क्या है और उसके एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या है? तो मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या फिर जिन्हें हम रेडिकल्स भी बुलाते हैं। तो ये डिटर्मिन करते हैं, ये पार्टिकल्स डिटर्मिन करते हैं कि हमारा जो मैटर है उसकी नेचर क्या होगी, उसका बिहेवियर क्या होगा और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, राइट। तो यानी कि हमारे सब्सटेंस की नेचर, बिहेवियर और प्रॉपर्टीज क्या होंगी। अब एटम क्या होता है? एटम से शुरू करते हैं। तो एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पर्टिकुलर से इफ आई से कि ऑक्सीजन गैस किसकी बनी होती है, तो आप बोलोगे कि ऑक्सीजन गैस दो ऑक्सीजन एटम्स की बनी होती है। तो इसमें एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इस सब्सटेंस का। सो इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, सिर्फ एक तरह के एटम का ये बना होता है। एंड हेंस इट डिफाइंस द आइडेंटिटी ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, मतलब सिर्फ एक ही तरह का एटम होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन आधा कुछ और होगा और आधा कुछ और होगा, नहीं। ये सिर्फ एक ही तरह के एलिमेंट, एक ही तरह का एटम होगा जो उसकी आइडेंटिटी डिफाइन करेगा हमारे एलिमेंट की। और एंड इट इज नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। रीजन बीइंग, एटम्स अकेले अनस्टेबल होते हैं, तो दे कंबाइन टू फॉर्म द स्टेबल मॉलिक्यूल्स, राइट। जैसे यहाँ पर एक ऑक्सीजन अनस्टेबल है, दूसरा ऑक्सीजन भी अनस्टेबल है, दोनों आपस में कंबाइन करके O2 बना लेंगे जो एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और ये इसकी एक स्टेबल फॉर्म है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स दे डिपेंड ऑन द एटम्स प्रेजेंट इन इट। किसी भी प्रॉपर्टी, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है कि उसमें कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं। अब बात करते हैं एटम के बेसिक स्ट्रक्चर की। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि एटम कुछ सब पार्टिकल्स में डिवाइडेड होता है। प्रोटॉन्स जो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव होते हैं, और न्यूट्रॉन्स जिनका न्यूट्रल चार्ज होता है, यानी कि ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, उनके ऊपर जीरो चार्ज होता है। सो ये होते हैं इनके चार्ज, +1, -1 एंड नो चार्ज। अब न्यूक्लियस की बात करें तो ये है हमारा एक एटम। एटम का जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है ना, इसे हम न्यूक्लियस बुलाते हैं। ये सेंटर वाला पार्ट होता है और इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब ये ही पार्ट सबसे हैवी माना जाता है किसी भी एटम का, क्योंकि न्यूक्लियस का जो किसी भी एटम का जो मास है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। सो न्यूक्लियस हैज मोस्ट ऑफ द एटम्स मास। इसमें प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं। इवन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे कि जब भी हम मास को कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम उसमें सिर्फ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का मास लेते हैं और उसी से हम मास निकाल देते हैं, मतलब मास नंबर या मास निकाल देते हैं किसी भी एटम का। हम इलेक्ट्रॉन्स को रेयरली लेते हैं, रेयरली क्या, लेते ही नहीं हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी लाइट वेट होते हैं और इसलिए ये ऑर्बिट्स में, ये यहाँ पर हमने पढ़ा है ना, ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इनका मास निग्लिजिबल होता है, इसलिए हम इनको मास मास से, किसी भी एटम के मास से हम इनको निकाल ही देते हैं, मतलब हम इनको कंसीडर ही नहीं करते। सो इनमें ऑर्बिट्स और शेल्स होते हैं। ये देखो, जैसे मैंने आपको, आपने पढ़ा होगा, जैसे हमारा सूरज है, सूरज सेंटर है और उसके सिवा बाहर बाहर क्या है, जैसे पहले मरकरी का एक ऑर्बिट है, फिर वीनस का है, फिर अर्थ का है, मार्स का है, जुपिटर का है, इससे सारे ही प्लैनेट्स के एक ऑर्बिट्स हैं।
हमेशा प्लैनेट्स उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमते हैं सन के अराउंड, राइट? ऐसा नहीं है कि आज मार्स जंप करके अर्थ की जगह पर आ जाएगा या आज अर्थ जंप करके वीनस की जगह पर आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमते हैं। वैसे ही इन्हें ही हम ऑर्बिट्स या शेल्स बुलाते हैं इन केस ऑफ एटम्स, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमते हैं। रीजन बीइंग यहाँ पर कांस्टेंट मोशन होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस में गिरने नहीं देता। तो आप बोलोगे तो ये भी तो हो सकता है ना कि सारे-सारे इलेक्ट्रॉन्स आएँ और सीधा एक तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, तो हो सकता है आपस में अट्रैक्ट हों, वो उसमें गिर जाएँ। बट नहीं, ये जो कांस्टेंट मोशन है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस में नहीं गिरने देता है। जैसे हमने अपने अर्थ प्लैनेट्स में पढ़ा है, राइट? तो अ, हमेशा हमारे प्लैनेट्स ऐसे घूमते रहते हैं, अपने ऑर्बिट्स में। वो क्यों नहीं गिरते? क्योंकि वो एक कांस्टेंट मोशन में चल रहे हैं। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर एक तो न्यूक्लियस इनको अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरी तरफ एक फोर्स लग रही है इनके घूमने की वजह से बाहर की तरफ को, जिस वजह से ये अंदर ना अंदर को गिरते हैं ना बाहर को गिरते हैं, ये सिर्फ अपने ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? एक तो इसमें न्यूट्रॉन्स हैं जिनका कोई चार्ज नहीं है, दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल होते हैं। आगे बात करते हैं द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल हमने देखा है, क्लास 6 में भी हमने थोड़ा जिस्ट पढ़ा है। तो हमने ना जितने भी एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, उन सब को हमने एक टेबल में डाल दिया, जिसे हमने बुलाया पीरियोडिक टेबल। ये 1869 में मेंडलीफ ने दिया था, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। मतलब ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई और टेबल या किसी और तरह से एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश नहीं की गई। हुई डॉबर्नियस ट्रायड रहा, बहुत कुछ रहा, लेकिन वो सारी चीजें हायर क्लासेस में पढ़ना। उससे पहले क्या हुआ था, यहाँ पर लेट अस फोकस ऑन द मेन थिंग जो आज हम फॉलो कर रहे हैं, दैट इज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक सिस्टमैटिक टेबल है जहां पर हमने एलिमेंट्स को अपनी जगह पर अरेंज करके रखा है, और इसे हम अर्ली पीरियोडिक टेबल भी बुलाते हैं। ये जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड से। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, राइट? सॉरी। अब अगर मैं बोलूं कि राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर मैं ऐसे लिखूं H इज इन द ब्रैकेट Z इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये हाइड्रोजन है और इसका एटॉमिक नंबर 1 है। Z इज अ सिंबल दैट वी यूज टू डिनोट एटॉमिक नंबर। सिंपल बट इम्पॉर्टेंट। रीजन बीइंग द एटॉमिक नंबर्स जो हैं दे यूनिकली आइडेंटिफाइज द एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट आपको पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर रिपीटेड एटॉमिक नंबर्स हों। हर एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक नंबर है। क्लियर हो गई बात? तो मास वेरी कर सकता है लेकिन एटॉमिक नंबर वेरी नहीं करता है। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स आपको पता होने चाहिए। सो यहाँ पर ये Li होगा। इट इज नॉट Na, बट इट इज Li, दैट इज लिथियम, राइट? सो Li, लिथियम। तो ये है हमारा पीरियोडिक टेबल, जहां पर हमने अपने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इनको हमने अरेंज किया है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो ये है हीलियम, सॉरी, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। बेसिकली मैं आपको ये बोल रही हूँ कि यहाँ तक के एटॉमिक नंबर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन टिल कैल्शियम, दैट इज फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 टू एटॉमिक नंबर 20, ये आपको पता होने चाहिए, राइट? तो इसका कोई गाना बना लो, इसको किसी भी तरह से याद कर लो, लेकिन एटॉमिक नंबर्स आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के पता होने चाहिए। उसके सिवा बीच बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनके एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ये सारी बड़ी हायर क्लासेस में है। जैसे कि लेड का पता होना चाहिए, जिसे हम पीबी बुलाते हैं, राइट? और वैसे ही और भी बहुत सारे हैं। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। सो इस तरह से रोज में हमारे एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग हम रोज में अपने एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। अब अरेंज भी आप बोलोगे कि 1 के बाद हीलियम यहाँ क्यों नहीं आ गया? तो वो रीजन है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बेसिस पर है, राइट? तो फुली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, या फिर
कैसे हैं, 1 है, 2 हैं, उसके बेसिस पर हैं। तो ये सारी चीज़ें हम हायर क्लास के लिए छोड़ने वाले हैं। अब Z इज़ द एटॉमिक नंबर जिस व्हिच मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, और एक न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मास नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। कैपिटल ए डिनोट्स मास नंबर एंड इट इज इक्वल टू, एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, Z होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। सो आई विल राइट P टू बी मोर अप्रोप्रिएट। और इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन दोनों का जो वेट है उनको मिलाकर हमारे पास मास नंबर आता है। कितना, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, दैट इज अस द मास नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास में छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको यहाँ से दिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, जैसे कि कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, राइट। तो इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो दिस इज व्हाट इज द मास ऑफ दिस कार्बन, राइट। ये है Z और ये है A। तो अब अगर मुझे यहाँ पर निकालना हो कि इसका एटॉमिक नंबर क्या, सॉरी मास नंबर क्या है, तो वैसे तो ये दिया है मुझे, तो इसका मतलब कि A भी हमें दिया है 12। इसको राउंड ऑफ करके मैं 12 लिख रही हूँ। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो बड़ा ही सिंपल है, A दैट इज द मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। A पता है, P पता है, सिर्फ N पता नहीं है। करो इसको रीअरेंज। सो N इज इक्वल टू A माइनस P। व्हाट इज A? A इज 12 माइनस P इज 6, यानी कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो हैं 6। ठीक है। सो कार्बन ऑलवेज विल हैव 6 प्रोटॉन्स, लेकिन हो सकता है कि इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते रहें, और हो सकता है कि इसका मास नंबर भी चेंज हो जाए। जैसे जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा होगा 6 और यहाँ पर लिखा होगा 12, और यहाँ पर लिखा होगा 6, यहाँ पर लिखा होगा 14। इसका मतलब है कि ये जो नीचे वाला है ये है इसका एटॉमिक नंबर दैट इज 6, और ये जो ऊपर लिखा जाता है ये होता है मास नंबर, यानी कि दैट इज 12 या 14। तो मास नंबर वेरी कर सकता है लेकिन एटॉमिक नंबर वेरी नहीं करता है। तो A इज मास नंबर एंड Z इज एटॉमिक नंबर। आगे बढ़ते हैं। द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। और इसमें क्या होती हैं, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ये है 7 हॉरिजॉन्टल रोज, और इन्हें हम बुलाते हैं पीरियड्स। और वहीं पर अगर आप यहाँ पर इन कॉलम्स की बात करोगे तो ये कॉलम्स हैं टोटल 18, और इन्हें हम बुलाते हैं ग्रुप्स। मतलब ऊपर से नीचे जाओगे तो ये पीरियड्स हैं। जैसे हमारे स्कूल में क्या होता है, ये बच्चे ना बड़ा कंफ्यूज होते हैं कौन से पीरियड कौन से ग्रुप। तो याद रखो हमारे स्कूल में क्या होता है, 7 या 8 पीरियड होते हैं, मैक्सिमम 8 पीरियड होते हैं, राइट। तो ये 7 या 8 जो है ये पीरियड्स हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ को हैं, और जो आई मीन हाँ, ऊपर से नीचे की तरफ को, और जो इस तरफ को चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये हमारे ग्रुप्स हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट बॉक्स। तो आपने देखा कि हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर ना एक बॉक्स बनाया गया है, एक बॉक्स में लिखे गए हैं। क्लियर है। तो ये क्या होता है इस बॉक्स में, इस बॉक्स में एक तो एटॉमिक नंबर लिखा होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है 8, साथ ही साथ एटॉमिक नंबर यानी कि Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि हर एलिमेंट अब एक स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में। और इसमें A भी लिखा होता है विच इज A इज इक्वल टू 16 यहाँ पर, एंड ओवर हियर Z इज इक्वल टू 8। Z इज द एटॉमिक नंबर, A इज द मास नंबर। क्लियर है। सो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो इस एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स है, उनको ऐड करके मास नंबर बनेगा। तो यहाँ सिंबल लिखा होगा, यहाँ एटॉमिक नंबर लिखा होगा, मास नंबर लिखा होगा, और कई जगह तो आप देखोगे कि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी हुई होगी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ द अरेंजमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो लेफ्ट से राइट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर्स हैं, एंड ईच एलिमेंट इन द सेम ग्रुप विल हैव अब एक ग्रुप है,
राइट। तो ग्रुप्स कहाँ से हैं, लेफ्ट से राइट को ग्रुप्स हैं हमारे। तो हर एक ग्रुप में हम देखेंगे कि आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, या एक है या दो हैं या तीन है। जैसे यहाँ पर सब में ये Li होगा, यहाँ सब में एक ही एटॉमिक नंबर है, सॉरी एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। यहाँ पर दो हैं, ठीक है, यहाँ पर तीन हैं, यहाँ चार, पाँच, यहाँ छः, यहाँ पर सात, और ये वाला जो हमारा एक पूरा एक ग्रुप है, सो दीज आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस भी बुलाते हैं। एंड दीज आर फुल्ली फिल्ड, मतलब ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं घूम रहे होंगे, वो जो आउटर मोस्ट शेल होगा ना वो पूरा का पूरा भरा हुआ होगा। तो इनके लिए हमने एक पूरा अलग ही ग्रुप बना दिया है। इसके सिवा इनमें केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स एक हैं, मतलब एक ही नंबर के हैं, और इनकी वैलेंसी भी सेम होगी। अब बात करते हैं द रोल ऑफ द ग्रुप नंबर। अब ग्रुप नंबर का रोल क्या है? एक्चुअली ग्रुप नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। जैसे कि ये हो गया सबसे पहले हमारा, दिस इज ग्रुप वन। सो ग्रुप वन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वन है। इसका मतलब इन सारे ही एलिमेंट्स की ऊपर से नीचे तक क्या है, वैलेंसी वन है। तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल दे दिया जाए और आपको ऐसे रैंडमली मान लो पी को उन्होंने मार्क कर दिया, उन्होंने कहा कि बताओ पी की वैलेंसी क्या है, ठीक है। तो अभी मैं आती हूँ पी पर। तो मान लो के की वैलेंसी पूछ ली जाए, तो के की वैलेंसी क्या होगी? पहले ग्रुप में है तो इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वन है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन है तो इसकी वैलेंसी भी वन है। ग्रुप टू में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल आर टू, तो इसकी वैलेंसी टू है। अब हम यहाँ से इन सब को स्किप करते हुए सीधा यहाँ पर जंप कर जाएंगे, ठीक है, इस यहाँ पर आके। So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हमारा 13th ग्रुप है। वैसे ही 14, 15, 16, 17 हायर क्लासेस में हम इन्हें ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, 16, 17 के नाम से भी पढ़ते हैं। दिस इज ग्रुप 18। तो ये जो हमारा ग्रुप 17 है ना, इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, और वैलेंसी कितनी होती है? तो यहाँ पर ना वैलेंसी थोड़ी रिवर्स में चलती है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब इनको चाहिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन से इनका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। इस केस में इनके पास आउटर मोस्ट शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे या दो इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये इनका इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये एकदम स्टेबल हो जाएंगे। तो इसलिए इनकी वैलेंसी होती है 1, तो इनकी होती है -1। और जो हमारे मेटल्स होते हैं उनकी वैलेंसी पॉजिटिव में होती है, दैट इज +1। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ें। अब बात करते हैं 18 की। तो 18 वाले फुली फिल्ड होते हैं, इन्होंने पूरा खाना खा के बैठे हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो इनकी वैलेंसी होती है 0। तो अब अगर यहाँ पर नियॉन को मार्क करके पूछा जाए कि इसकी वैलेंसी क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए कि 0 है। टॉकिंग अबाउट द पीरियड्स, तो ऐसे को अगर हम बात करते हैं, सो ओवर हियर सो दे शो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, कि जो इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स हैं, कितने शेल्स में इलेक्ट्रॉन हैं, वो हमें पीरियड्स बताते हैं। रोज बताती हैं कि लास्ट वाले शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पीरियड्स बताते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, ठीक है। जैसे इसमें नंबर ऑफ शेल 1 है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हीलियम का है एटॉमिक नंबर 2, राइट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक शेल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हीलियम के पास भी एक शेल है लेकिन उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बस सिंपल सी बात है। लिथियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो यहाँ पर लिथियम है, लिथियम के अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। अब इसके सिवा आप बेरिलियम, बोरोन, अब आप कार्बन को ले लो, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसके अंदर वाले शेल में हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाहर वाले शेल में हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो हो गए ना टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो बस इसी तरह हम अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल लेते हैं, इसी तरह हम वैलेंसी भी निकाल लेते हैं, और इसी तरह हमें पता होता है कि एक
एक पीरियड में कितने नंबर ऑफ शेल्स होने वाले हैं। तो 1 शेल, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इट गोज़ ऑन, राइट? तो अब यहाँ पर ना आपके लिए एक और चीज़ जानना इम्पोर्टेंट है कि आउटर मोस्ट शेल, अंदर वाले शेल में, इस शेल में हमेशा सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। इससे जो नेक्स्ट वाला दिस इज़ के शेल, एल शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द पीरियोडिक टेबल के यहाँ पर जो अलग अलग ग्रुप्स हैं ना, उनके अलग अलग नाम है। जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम हियर द फर्स्ट वन, इसे बुलाया जाता है अल्कली मेटल्स। ठीक है। अल्कली मेटल्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इनके पास क्योंकि लास्ट वाले शेल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो ये अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट वंस आर द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। ये कम रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू द ग्रुप 2, लेकिन फिर भी ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर, किसे बुलाया जाता है इस फैमिली को, हेलोजन फैमिली बुलाते हैं। जो ग्रुप 17 है, जो फ्लोरीन से शुरू हो रहा है, इसे हेलोजन फैमिली बुलाते हैं। इसकी वैलेंसी -1 होती है और ये हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं। इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, कहीं से भी इनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है और ये स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि इनके शेल में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, या मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ये एक लेकर उसको कंप्लीटली फिल कर लेते हैं। तो दीज आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट? अब और ये लास्ट वाला जैसे मैंने आपको बताया था, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस इन्हें कहते हैं। अब बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की। तो एक एंशिएंट व्यू है और एक फिर हुई थी डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एंशिएंट व्यू में ना डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी है जो 1803 में आई थी, और उसके सिवाय ये वो लोग हैं जिन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर किया है। तो इस क्लास में डिटेल में नहीं जाएंगे कि कैसे डिस्कवर किया है, ओवरव्यू लेंगे इन सब चीज़ों का। तो डाल्टन के पोस्टुलेट्स क्या थे, वो बोलते थे कि एटम ना इंडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि हम उसको उसके फर्दर सब पार्टिकल्स में नहीं तोड़ सकते। दूसरा, एटम इनडिविजिबल है, वो स्मॉलेस्ट है एलिमेंट में। एक तो हम एटम को तोड़ नहीं पा रहे हैं और ये सबसे स्मॉलेस्ट है, इसको हम इसके आगे कुछ है ही नहीं, मतलब ये सबसे छोटा है, इसके कोई फर्दर सब पार्ट्स हैं ही नहीं। देन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सारे ही पार्टिकल्स आइडेंटिकल होते हैं, एक सबके आइडेंटिकल होते हैं, करेक्ट? अब यहाँ पर ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस आ गई, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस दे दी, इंपॉर्टेंट फॉर यू। सबसे पहले, एटम इज डिस्ट्रक्टिबल, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन से हम इनको तोड़ सकते हैं। दूसरा, एटम्स डिविजिबल होते हैं, इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट में डिफर। क्यों? क्योंकि अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, यानी कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, इसका मास नंबर चेंज हो सकता है। सो दी दोज एलिमेंट्स विच हैव द सेम, आई मीन आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी कि लेकिन सिर्फ मास नंबर अलग होता है। तो ये वाली चीज भी गलत साबित हो गई। तो करंट व्यू क्या है कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, नॉट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल ये नहीं है, लेकिन ये वो सबसे छोटा यूनिट है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सबसे पहले आए थे जे थॉमसन 1879 में, साल याद रखना है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ना कैथोड रेज वाला एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो ही फाउंड कि नेगेटिवली चार्ज कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था, और इन्होंने कंक्लूड किया था कि एटम्स डिविजिबल होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए एटम्स डिविजिबल हैं। So reason, the presence of the negative charge inside the atom shows they are not solid but indivisible spheres. आगे बात करते हैं गोल्डस्टीन की। तो गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी की थी 1886 से 1889 तक, राइट? सो 1886 में इन्होंने एक्चुअली ये सारा काम किया था जहां पर प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई थी, लेकिन उन्होंने उस टाइम इसे प्रोटॉन्स नहीं बुलाया था, उन्होंने केनाल रेज बुलाया था, और बस इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, और बाद में इन्हें प्रोटॉन्स बुलाया गया। रीजन बीइंग्स
क्योंकि हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए, प्रोटॉन डिस्कवर हो गए। इससे पता चल गया कि पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव भी हैं और दोनों बराबर हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज रदरफोर्ड। सो रदरफोर्ड ने 1911 में न्यूक्लियस को, एटम के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कंक्लूड किया कि एटम, ये पॉइंट्स दीज आर सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट, दैट द एट एक एटम में सेंट्रल न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा स्पेस जो है किसी भी एटम में वो खाली होता है। और इन एटम्स के अराउंड, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे फिक्स्ड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जैसे हमारा सोलर सिस्टम होता है, सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। सो सन इज द न्यूक्लियस एंड प्लैनेट्स आर द इलेक्ट्रॉन्स। सो देयर आर फ्यू अल्फा पार्टिकल्स। जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने ऐसे ना एक गोल्ड फॉइल लगाई, ठीक है। गोल्ड फॉइल वाज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जब अल्फा पार्टिकल्स को इन्होंने पास किया तो कुछ जो थे वो सीधी पास हो गई। तो यहाँ पर कुछ सीधे पास हो गई, लेकिन कुछ ऐसे रेज थी जो बाउंस बैक होकर आ गई। तो बाउंस बैक कहाँ से हुई थी? बाउंस बैक हुई थी न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है। देन कमिंग ऑन टू चैडविक, जो 1932 में जिन्होंने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। सो दे डिस्कवर्ड न्यूट्रल पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस, जिन्हें न्यूट्रॉन्स बुलाते हैं। रीजन बीइंग, न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता है, बट मास ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्रोटॉन्स। मास प्रोटॉन्स के इक्वल ही होता है। सो दिस एक्सप्लेन्ड व्हाई atomic mass is needed, and there is some atomic mass, right, and which is greater than the नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब एटॉमिक मास है, तो पहले तो ये बोल रहे थे कि न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन्स हैं, लेकिन जब एटॉमिक मास देखा गया तो एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा आया, ठीक है, मास नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा आया। तो इसका मतलब कि प्रोटॉन्स तो हैं ही हैं, लेकिन प्रोटॉन्स के साथ एक और पार्टिकल है जिसे हम न्यूट्रॉन्स बुलाते हैं। फिर आए बोहर, जिन्होंने 1913 के बाद कुछ स्टडीज की ऑफ इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट एंड ही डेवलप द मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। तो इन्होंने मॉडर्न एटॉमिक मॉडल को डेवलप किया। डिटेल्स क्या है वो इस क्लास में हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं, देखो ये जितने भी साइंटिस्ट पढ़े हैं, किसने किस साल में क्या डिस्कवर किया और बेसिक क्या था, वो सब आपको पता होना चाहिए। कमिंग ऑन टू द मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक एटम, so these are the atoms of the same element और different elements they combine to form the molecules। दो तरह के होते हैं, जैसे कि molecules of the element। तो molecules of the same element जैसे कि O and O, एक ऑक्सीजन एटम दूसरा ऑक्सीजन एटम मिलकर बना देंगे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, जहाँ पर सेम काइंड्स ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। दूसरे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, जहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर NH3 विच इज अमोनिया। तो अमोनिया में एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं जो आपस में मिक्स होके जिन्होंने एक नया कंपाउंड बना दिया है। सो बस यही होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स। सो मॉलिक्यूल इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द प्योर सब्सटेंस, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का, एंड इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन करके रखते हैं। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन का एटम दूसरा ऑक्सीजन का एटम, इसका मतलब इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? 2 हो गई। सो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि मोनो यानी कि 1, एक एटम वाले मॉलिक्यूल, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इवन पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो वो जो बिल्कुल लास्ट वाला हमारे नोबल गैसेस हैं और जो हमारे फर्स्ट वाले अल्कलाइन मेटल्स हैं, इनकी एटॉमिसिटी 1 देखी जाती है। फिर आते हैं डाई एटॉमिक, जहाँ पर 2 एटम्स जुड़कर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ट्राई एटॉमिक, सो डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, पॉली मीन्स मैनी, राइट। तो ट्राई में आता है ओजोन, तो 3 ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर एक ओजोन मॉलिक्यूल बनाते हैं। पॉली एटॉमिक में बहुत ज़्यादा एटम्स वाले, तो बहुत ज़्यादा मतलब 3 से ज़्यादा एटम्स जब मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, जैसे फॉस्फोरस इज P4 एंड सल्फर इज S8। क्लियर हो गया। ये सब डिपेंड करता है कि किस
कितने नंबर ऑफ एटम्स के जुड़ने से वो स्टेबल हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली ये मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और कंबाइन करते हैं। अब आते हैं रेडिकल्स। अब रेडिकल इज अ सिंगल एटम या फिर इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो अलग अलग एलिमेंट्स के होते हैं, बिहेविंग एज वन यूनिट विद अ चार्ज ऑन अ ग्रुप। ठीक है, जो एक यूनिट की तरह बिहेव करते हैं और इनके ऊपर कुछ चार्ज होता है, जैसे कि अमोनियम आयन, इसे अमोनिया का रेडिकल या अमोनियम आयन भी बुलाते हैं। तो वैसे तो अमोनिया NH3 होता है, लेकिन अमोनियम आयन इज NH4 पॉजिटिव। यहाँ पर एक नाइट्रोजन का एटम है और 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर कार्बोनेट बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही सिंपल है। सो CO3, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है 2 नेगेटिव, तो एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं और 2 नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो ये जो एटम्स होते हैं ना रेडिकल्स में, ये भी काफी स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं एंड दे मूव लाइक ओनली जो होल ग्रुप्स होते हैं वही पूरे के पूरे ग्रुप, मतलब यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन अलग नहीं जाएंगे किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने, ये पूरा का पूरा ग्रुप उठेगा और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। बात क्लियर हो गई। तो जब हम रिएक्शंस करेंगे ना तब आपको ये समझ आएगा। अब ओके, नेक्स्ट इज द रेडिकल्स। तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव बिहेव्स लाइक अ मेटल या फिर हाइड्रोजन इन अ रिएक्शन, और नेगेटिव जो है वो नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं, जैसे CO3 2 नेगेटिव, ये एक नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा, एंड NH4 पॉजिटिव, ये एक मेटल की तरह बिहेव करेगा, जैसे कि अमोनियम रेडिकल और कार्बोनेट रेडिकल जो अभी हमने किया है। अब बात करते हैं आयंस की। तब आयंस भी ना दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। केटायंस आर पॉजिटिव, एनायंस आर नेगेटिव। सो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, नेगेटिवली चार्ज जैसे कि NO3 नेगेटिव। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं वैलेंसी की। सो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन लाइक व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एन एलिमेंट और अ रेडिकल कैन कंबाइन विद और दे कैन डिस्पर्स, राइट। सो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं एक एलिमेंट के, या कितने रेडिकल हैं वो कंबाइन कर सकते हैं या फिर डिस्प्लेस कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट द वैलेंसी इज। क्या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दें या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर NH4 सॉरी NH3 है, तो NH3 ये इसमें नाइट्रोजन के पास ना 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के पास एक एक होता है। तो ये तीनों नाइट्रोजन के जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हाइड्रोजन के एक-एक एटम के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दोनों ही हाइड्रोजन के पास एक-एक होते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये हाइड्रोजन शेयर कर लेते हैं विद द ऑक्सीजन। क्लियर हो गया। अब वैलेंसी के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे वैलेंसी हमेशा होल नंबर में होगी, 1.25, 1.75, 2.65, ऐसी वैलेंसीज नहीं होती हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसी ही होती हैं। मेटल्स और हाइड्रोजन की पॉजिटिव वैलेंसी होती है, नॉन मेटल्स की नेगेटिव होती है। जो मोनोवेलेंट एलिमेंट्स होते हैं यानी कि जिनकी वैलेंसी 1 होती है, लाइक K पॉजिटिव, वही डाइवेलेंट एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी 2 होती है, जैसे जिंक की होती है Zn2 पॉजिटिव। ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी 3 होती है यानी कि जैसे एल्यूमिनियम, राइट। तो जहां पर भी पॉजिटिव लगा है ना, ऑलवेज रिमेंबर कि इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया है। जहां पर भी नेगेटिव चार्ज लगा है यानी कि उन्होंने उतने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, यहाँ 3 दिए हैं। तो इस तरह से हमारे वैलेंसीज होती हैं, राइट। तो यहाँ पर जैसे C4 प्लस, तो कार्बन ने यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने दे दिए हैं, करेक्ट, राइट। आगे चलते हैं रूल्स में। तो कुछ जो होते हैं हमारे एलिमेंट्स उनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, मतलब कभी वो आपको 2 पॉजिटिव दिखेंगे, कभी 3 पॉजिटिव दिखेंगे। जैसे कॉपर है, ये Cu पॉजिटिव यानी कि इसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ पर इसने 2 दे दिए हैं। आयरन की भी +2 +3 हो सकती है, लेड की +2 +4 हो सकती है। तो ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है ना, दे कैन लूज डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस टेबल में ट्रांजिशन मेटल्स कहाँ हैं? तो जल्दी से मुझे सोच के बताना। तो ये वाले जो मेटल्स हैं, जो मेटल्स से नॉन मेटल्स के बीच में ट्रांजिट कर रहे हैं, इन्हें हम ट्रांजिशन ट्रांजिशन
मेटल्स बुलाते हैं जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। आगे बात करते हैं द वैलेंसी ऑफ कॉमन रेडिकल्स। सो कॉमन रेडिकल जैसे कि मोनोवेलेंट है, सो वैलेंसी 1 है, डाइवेलेंट वैलेंसी 2, ट्राइवेलेंट वैलेंसी 3। तो मोनोवेलेंट की ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, डाई के और ट्राई के। तो ये आपकी क्लास के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट है तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे केमिकल इक्वेशंस, तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, मतलब कुछ ऐसी इक्वेशन जो मतलब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं, जैसे कि सिंबल्स और फॉर्मूलाज का यूज करते हैं और रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स लिखते हैं। अगर हम मुझे यहाँ पर लिखना हो, सो आई विल राइट सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल कंबाइन विद ईच अदर एंड दे विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर विल बी फॉर्म्ड। क्लियर हो गया। सो दीज आर द रिएक्टेंट्स जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर हो गया। सो दीज आर द रिएक्टेंट्स, दीज आर द प्रोडक्ट्स। तो अब मुझे अगर रिएक्शन को लिखना है तो मेरे लिए ज्यादा सिंपल तरीका क्या है कि मैं सिंबल्स की फॉर्म में इसको लिख दूं। सो एग्जैक्टली केमिकल इक्वेशंस हमारे, हम सिंबल्स और फॉर्मूला का यूज करके हम केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं। करेक्ट। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर, राइट, यही है ना। तो इसको हमने ऐसे केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है, सिंबल्स का यूज करके, फॉर्मूलाज का यूज करके। अब एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर मैं वर्ड इक्वेशन लिख रही हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव वाटर, ठीक है। तो मुझे ना बैलेंस करने की इसको कोई जरूरत नहीं है, ये वर्ड इक्वेशन है। दिस इज कॉल्ड अ वर्ड इक्वेशन। क्या बुलाते हैं, वर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये वर्ड इक्वेशन है। लेकिन जब मैं इसको एक केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में लिख रही हूँ जहां मैं सिंबल्स और फॉर्मूलाज का यूज कर रही हूँ, तो सबसे पहली बात ये है कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, बैलेंस्ड है। यहाँ पर एक 2 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर एक ही है, तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ना तो हम मास को बना सकते हैं ना तोड़ सकते हैं, तो मास हमेशा कंजर्व्ड रहता है। तो इस केस में इफ आई राइट 2 ओवर हियर, तो ऑक्सीजन 2 हो गए लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए, तो सिंपल सी बात है मैं यहाँ भी 2 लिख देती हूँ, तो ये भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर ना आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप बैलेंस करें, तो एक और इक्वेशन बैलेंस करके देख लेते हैं। जैसे दिस इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन 2 है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम तो इम्बैलेंस हो गया, तो यहाँ पर भी 2 लगा देती हूँ। तो एक बात जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, जब भी मैं बैलेंसिंग कर रही हूँ तो आप देख रहे हो मैं इसके आगे ही कोई नंबर लिख रही हूँ, यहाँ पर नीचे मैं नंबर कभी नहीं लिखूंगी। सो बैलेंसिंग के टाइम पर हम कभी भी सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं, हम आगे एक होल नंबर लगा देते हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस डू सम प्रैक्टिस, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। एन एटम ऑफ ऑक्सीजन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली फॉर लॉन्ग बट एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 कैन, राइट। एक ऑक्सीजन एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली, लेकिन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कर सकता है। बेस्ट रीजन बताओ इनमें से जो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है। पहली, मॉलिक्यूल्स आर लाइटर देन एटम्स। क्या मॉलिक्यूल्स एटम से लाइटर हैं? तो लाइट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, सो मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन इंडिविजुअल एटम्स, तो ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, एटम्स डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, तो ऐसा नहीं है। सो एटम्स डू ऑक्यूपाई स्पेस। एटम्स हैव नो मास, तो ये भी नहीं हो सकता। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट कम्स आउट टू बी ओ। अब क्योंकि एक सिंगल ऑक्सीजन का एटम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है और वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट, which statement correctly explains why atoms of the same element must be of only one kind? ठीक है, तो कौन सी
स्टेटमेंट हमें ये एक्सप्लेन कर रही है कि जो एटम्स हैं सेम एलिमेंट के, वो एक ही तरह के होने चाहिए। पहली बात, ऑल एटम्स हैव द सेम मास, सारे एटम्स का मास सेम होता है। दूसरा, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। तो क्या पूछा है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मस्ट बी ऑफ वन काइंड, ठीक है, सेम एलिमेंट के। सो ऑल एटम्स हैव सेम मास, मास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कैन बी, इज, इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। अगले भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज फॉर्म सॉलिड, सो सॉलिड, लिक्विड, गैस का नथिंग टू डू विद दिस। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट नेवर फॉर्म कंपाउंड्स, तो ऐसा भी नहीं होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू फॉर एनी न्यूट्रल एटम, किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? क्या न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हैं? नहीं। क्या प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हैं? यस। सो पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल टू द नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि न्यूट्रॉन्स तो कितने भी हों वो तो हैं ही न्यूट्रल। आगे बात करते हैं। Dalton called atoms indivisible, which first discovery proved that atoms are actually divisible. तो किसकी कौन सी थ्योरी थी जिसने ये प्रूव कर दिया था कि नहीं, एटम्स को हम मतलब एटम्स आर डिविजिबल? सो क्या आइसोटोप्स हुए थे? नहीं। क्या न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हुए थे? वो तो 1932 में जाके हुए थे। क्या इलेक्ट्रॉन्स हुए थे? तो यस, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। तब ये बात क्लियर होके आई थी कि नहीं, एटम्स के अंदर भी कुछ सब पार्टिकल्स हैं एंड इट इज डिविजिबल। Coming on to Rutherford concluded that most of the atom is empty space because जितन हमने देखा कि बीच में एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, साइड में घूम रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन काफी सारा ऐसा स्पेस है जो एम्प्टी है, जहां से रदरफोर्ड की जो अल्फा रेस थी ना, वो सीधी 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 निकल गई थी, ठीक है। सो सम ऑल द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल, ऐसा नहीं हुआ था। सम अल्फा पार्टिकल्स वर एब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली, कुछ अल्फा पार्टिकल्स कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गए थे, तो नहीं, दिस डजंट अप्रूव। मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू बट अ फ्यू बाउंस्ड बैक, इससे हमें पता चला कि कुछ एम्प्टी स्पेस है। नेक्स्ट, विच पेयर करेक्टली मैचेस द साइंटिस्ट विद द पार्टिकल डिस्कवरी? तो मैंने बोला था ना, ये वाला इस क्लास में इंपॉर्टेंट है। गोल्डस्टीन ने न्यूट्रॉन, नहीं, चैडविक ने किए थे। चैडविक ने प्रोटॉन, तो नहीं, चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किए थे, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन्स किए थे। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स, तो यस दिस इज राइट, एंड रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट इज नो। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आगे बात करते हैं, नाइट्रोजन गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय N2, वहीं पर हीलियम को हम सिर्फ He लिखते हैं, क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या नाइट्रोजन मोनोएटॉमिक है? नो। हीलियम डायटॉमिक है? नो। नाइट्रोजन डायटॉमिक है और हीलियम मोनोएटॉमिक है? यस, ऐसा है, दोनों डायटॉमिक है, दोनों पॉलीएटॉमिक या ट्राइएटॉमिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन दैट इज O3 इज अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक यानी 3 एटम्स का मॉलिक्यूल्स है, क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ट्रू, ओके। इट कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स नहीं, सॉरी, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन नहीं, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होना था, सो दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नो। 1 मॉलिक्यूल हैज 3 ऑक्सीजन एटम्स, यही बात सही है, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पर गलत कर दिया था, बिना ध्यान से पढ़े, तो आप ये गलती नहीं करोगे। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं, विच ऑफ दीज इज अ पॉली अटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम? कौन सा पॉली अटोमिक मॉलिक्यूल है? मतलब जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं, तो ना वो मोनो है, ना वो डाई है, और ना वो ट्राई एटॉमिक है, तो नेक्स्ट आता है पॉली, तो दिस इज ट्राई। यहाँ पर 3 एटम्स हैं, राइट? नो, यहाँ पर भी 3 एटम्स हैं, यहाँ पर 3 से ज्यादा हैं, और इसको हम एक एलिमेंट नहीं मान रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट इन द कंपाउंड NH4 ट्वाइस SO4, व्हाट which statement is correct? So NH4 and SO4 are both radicals, कि ये दोनों radicals हैं। तो याद करो, जब मैंने आपको radical पढ़ने को बोला था, so NH4 is positive and SO4 is negative. It is basically
2 नेगेटिव। तो इसीलिए जब ये फॉर्मूला बनेगा तो SO4 तो 2 नेगेटिव है, राइट? तो जब ये फॉर्मूला बनेगा तो NH4 को हम होल ट्वाइस कर देते हैं। सो यस, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज, तो ये दोनों ही हमारे रेडिकल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्बोनेट रेडिकल दैट इज CO2 नेगेटिव टेक्स पार्ट इन अ रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग अप, बिना टूटे। व्हाट डज दिस शो? दिस शोज कि वहां पर कोई चार्ज नहीं है, नहीं। क्या ये अनस्टेबल है? नहीं। इट बिहेव्स एज वन पार्टिकल विद चार्ज -2, दैट इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच सेट करेक्टली लिस्ट्स ओनली द पॉजिटिव आयंस दैट इज केटायंस। सिर्फ पॉजिटिव आयंस वाले, तो वैसे तो देख के ही पता चल रहा है बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ 2 नेगेटिव है, यहाँ पर भी 2 नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन फॉर्म्स ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव। व्हाट इज द वैलेंसी एंड व्हाई? तो यहाँ पर O2 नेगेटिव है, तो मुझे बताओ वैलेंसी क्या होगी? सीधी सी बात है, वैलेंसी होगी 2, राइट? क्यों? क्योंकि 2 नेगेटिव है, तो इसको था लालच और इसने लालच में 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। बात क्लियर हो गई? अगर Al3 पॉजिटिव है तो मुझे बताओ इसकी वैलेंसी क्या है? इसकी वैलेंसी है 3। और क्यों 3 है? क्योंकि ये बहुत ही दानवीर कर्ण था और इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया है। तो जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो डोनेशन करते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, जो लालची होते हैं, वो औरों से चीजें लेते हैं, राइट? डोंट माइंड दैट, डोंट टेक इट अदरवाइज। ये सिर्फ बताने के लिए और समझाने के लिए, ताकि आपको याद रहे। अब बात करते हैं। Chlorine has electronic configuration 287. What reasoning best explains कि इसकी वैलेंसी 1 है? अब देखो, मैंने आपको बताया था कि K शेल है, L शेल है, M शेल है। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8, यहाँ पर भी 8। तो हर एक एटम चाहता है, हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो ना एकदम स्टेबल हो। आप नहीं चाहते कि आप एकदम स्टेबल हो? आपके मम्मी पापा चाहते हैं ना कि आप पढ़ाई लिखाई करके बड़े होके अपनी नौकरी करके एकदम स्टेबल हो जाओ अपनी लाइफ में, चाहते हो ना? तो उसके लिए यहाँ पर इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये 288 हो जाएगा। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन इसने लेना है, मतलब -1 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा रीजन बेस्ट है? सो इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द K शेल, नो। इट हैज 1 अनपेयर्ड प्रोटॉन, नो। इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, दैट इज राइट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम डज नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन बट फॉर्म्स MgO विद ऑक्सीजन, करेक्ट? if the valency has 2, if the oxygen has valency 2, magnesium's valency would be, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगी बताओ मुझे? तो यहाँ पर मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगी? देखो, Mg इज 2 पॉजिटिव, तो इसके पास ना 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर इसकी, अगर इसकी 2 है तो यहाँ पर इसकी भी तो 2 है। सो इट हैज वैलेंसी 2 टू बैलेंस द ऑक्सीजन इन MgO। आगे बात करते हैं। विच इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैल्शियम नाइट्रेट गिवन ऑफ कैल्शियम ये है और नाइट्रेट ये है। तो कैल्शियम इज 2 पॉजिटिव वेयर एज नाइट्रेट दिस रेडिकल इज नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 पॉजिटिव हैं। देखो, इसकी डिटेल बहुत ज्यादा है बट उसमें नहीं जाना है, ट्रिक समझ के फॉर्मूला बनाना है। यहाँ 2 नेगेटिव है, यहाँ पर 1 नेगेटिव है। अगर यहाँ पर भी 2 नेगेटिव हो जाए तो बैलेंस हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए इट विल बी CaNO3 और इसको हम ट्वाइस कर देंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ट्रिक समझो, अभी रीजनिंग में मत जाओ। अब बात करते हैं विच फॉर्मूला इज रॉन्ग बेस्ड ऑन द वैलेंसीज। अब यहाँ पर 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव, तो फॉर्मूला सही है। यहाँ पर 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो उसके हिसाब से Na2 सही है, 2 सोडियम हो गए, तो ये भी सही है, राइट? AlOH3, Al is 3 and OH is this, ये भी सही है। MgOH thrice, तो Mg is 2 पॉजिटिव, OH is 1 नेगेटिव, तो इसका मतलब ये MgOH ट्वाइस होना चाहिए, राइट? तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो रॉन्ग, रॉन्ग एंड रॉन्ग, करेक्ट? तो ये एक ट्रिक है, इस क्लास में आपको बहुत हेल्प करेगा। सो इन द इक्वेशंस NaOH plus HCl will give us NaCl plus H2O।
इस रिएक्शन द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, क्यों? क्योंकि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन बोथ द साइड्स या सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स। तो हर साइड पर, यहाँ पर सोडियम का एक एटम है, यहाँ पर भी एक है, OH एक है, यहाँ पर भी राइट O एक है और O भी एक है, H एक दो, यहाँ पर भी H दो है, Cl एक है, यहाँ पर भी एक है, क्योंकि दोनों ही तरफ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर दोनों ही तरफ पर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एक एलिमेंट के वो सेम हैं, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। Balancing equations is necessary mainly to satisfy. Why are we balancing these equations? मैंने आपको क्या बताया था? You cannot create mass, you cannot destroy mass. You cannot create energy, you cannot destroy energy. तो आप ना ही mass को create कर सकते हो, ना ही destroy कर सकते हो. So the why we are balancing? Because there is a law of conservation of mass. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम एंड सोडियम आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। ठीक है, तो सबसे ऊपर हाइड्रोजन होता है, फिर लिथियम आता है, फिर सोडियम आता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप है और ग्रुप हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल सेम होंगे, तो इस पूरे ही ग्रुप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है। तो कौन सा है? दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, सो दिस इज करेक्ट। रिकॉल पीरियड्स, पीरियड्स क्या बताते हैं? जो लेफ्ट से राइट को जाते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स में या सॉरी इन एटम्स में कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं। एक शेल है, 2 शेल है, 3 शेल है, कितने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज फ्लोरीन प्लेस्ड इन ग्रुप 17? तो लास्ट वाला 18 है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, नोबल गैसेस वाला, उससे पहले वाले में क्यों रखा है? इट इज द 17th एलिमेंट, ऐसा नहीं है। इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, तो यही सही है। ठीक है, इसकी वैलेंसी 1 है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाता है। विच ऑफ दीज इज करेक्टली मैच्ड एलिमेंट टाइप? सो नियॉन इज रिएक्टिव नॉन मेटल, नो। बोरोन इज अ मेटलॉइड, सो यस। तो मैंने आपको मेटलॉइड वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझाया, मैंने क्लास 6 वालों को समझाया, आपको मैं भूल गई। तो देखो, एक तरफ हमारे मेटल्स होते हैं, सो लेट मी पुट द पीरियोडिक टेबल हियर सो दैट आपको होगा। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर, ठीक है, मैंने गलत जगह लगा दिया, बट अब आप देखो इसको। तो हो यहाँ पर क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि मेटलॉइड्स। तो देखो यहाँ पर जो ये वाली साइड होती है, मतलब पीरियोडिक टेबल की जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, यहाँ तक, सॉरी, ठीक है, यहाँ तक ये वाली साइड, सो दीज आर द मेटल्स, राइट। यहाँ पर होते हैं नॉन मेटल्स और इनके बीच में ये जो जिगजैग सी लाइन है ना, दीज आर मेटलॉइड्स, यानी कि वो एलिमेंट्स जो प्रॉपर्टी शेयर करते हैं, थोड़े मेटल्स होते हैं, थोड़े नॉन मेटल्स होते हैं। क्लियर है? सो बोरोन इज अ मेटलॉइड, सो ये बात सही है। कैल्शियम एक नॉन मेटल है, तो ये बात भी गलत है। देखो कैल्शियम कहाँ है पीरियोडिक टेबल में? कैल्शियम है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है? मेटल्स हैं। आर्गन एक मेटल है, तो ये भी गलत है क्योंकि आर्गन एक नॉन मेटल है। कहाँ पर है आर्गन? तो आर्गन देखो ये है AR, करेक्ट। जो भी एलिमेंट पढ़ोगे उसका सिंबल आपको पढ़ना है, जो भी कंपाउंड पढ़ोगे उसका फॉर्मूला आपको लिखना है। ये बेस्ट तरीका है जिससे हम ये सारे एलिमेंट्स को अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉस्फोरस शोज वैलेंसी 3 and 5 फ्रॉम पीरियोडिक टेबल इंफॉर्मेशन, व्हाई इट इज पॉसिबल? क्या ये एक नोबल गैस है? नहीं। कैन इट लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स? तो दोनों चीजों को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो अगेन रॉन्ग। इट कैन आइदर लूज गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स और इट कैन शेयर 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो एग्जैक्टली डिपेंडिंग ऑन द कंपाउंड वो किसके साथ रिएक्ट करने वाला है, या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, अपने पास ले लेगा, या तो वो अपने बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द होम असाइनमेंट। अब ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, आपको क्या करना है, अपनी एक रफ कॉपी लेनी है और जैसे आप एक टेस्ट करते हो बिल्कुल टेस्ट के जैसे आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कहीं कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछोगे आज क्वेश्चन सेक्शन या लर्नर हब स्वयं में क्लास बुक करके, और इस टेस्ट को अपने पेरेंट्स से ज़रूर चेक कराओगे। क्लियर हो गई बात? तो फिर मिले नेक्स्ट टाइम। चलो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अब। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन, और जैसे कि हमने बात की थी कि हम स्ट्रेस को नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाले हैं, तो अब मैं नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में मिलूंगी। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो लर्नर हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।